चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं अपनी बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 25 पे हूँ और ये गॉस थ्योरम्स के क्वेश्चंस चल रहे हैं, फ्लक्स के क्वेश्चंस चल रहे हैं, फ्लक्स से रिलेटेड। स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो गॉस लॉ है उसका स्टेटमेंट लिखिए। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है बच्चों? टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught times charge inside the surface. ओके, कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनसाइड द सरफेस। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका है, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ये फ्लक्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू एरिया, एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए तो स्टेट गॉस लॉ हो गया। यूजिंग दिस लॉ डराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डराइव करना है बच्चों। कल की क्लास में हमने लॉन्ग स्ट्रेट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड डराइव किया था। मैं थोड़ा सा रफ्तार में हिंट दे देता हूं। एक हमारा लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है जो कि चार्ज होता है और इस पर चार्ज की जो डेंसिटी होती है वो लैम्डा होती है। आर दूरी पर हमको कोई एक पॉइंट लेना होता है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालते हैं बच्चों? हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसकी लेंथ एल होती है। ठीक है, और फिर गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। गॉस थ्योरम क्या होती है? गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट सबसे पहले लिखते हैं अप्लाई करने से पहले। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है टोटल फ्लक्स इज क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और टोटल फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से कितना होगा? तो हम ये लिखेंगे कि phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 इज Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे तीन सरफेसेस है, तीनों का फ्लक्स जब हम जोड़ देंगे तो वो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। पहली सरफेस से फ्लक्स जीरो आएगा, इस सरफेस से फ्लक्स भी जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है इसलिए ऐसे बाहर निकल रहा है, इधर भी। ठीक है, एरिया वेक्टर के साथ 90 है, एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड 90 है, तो इन दोनों से फ्लक्स की वैल्यू जीरो आएगी। रहेगी केवल लेटरल साइड, उससे कुछ ना कुछ फ्लक्स रहेगा जो कि यहाँ पे लिखा जाएगा। तो जो आंसर आता है वो ऐसे लिखा जाएगा, 0 प्लस ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, ये फ्लक्स होगा लेटरल सरफेस एरिया से, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा, 0 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्यू इनसाइड अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ इज लैम्डा। तो आंसर क्या आएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं, और चूंकि डेरिवेशंस हैं तो ये तो बच्चों को क्लियर हो ही चुके हैं। चलिए, तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और ये डेरिवेशन। अगला क्या है? स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर से गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखना है। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है बच्चों? टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनसाइड दैट सरफेस। ठीक है, फिर इसमें एक क्वेश्चन अटैच है, ए क्यूब विद ए साइड ए इज कैप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर सी एक्स आई कैप। बच्चों ऐसे जितने भी सवाल होंगे आप उसमें इत्मीनान से, मतलब ठंडे दिमाग से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखिए, ई एक्स सी एक्स आई कैप। अब सी क्या है इन्होंने नहीं बताया, एक्स जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वो हमको पता है, लेकिन हम ये सी नहीं पता है उसकी टेंशन लेके इस सवाल को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दलिद्दुर सवाल है, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, इसमें अगर हम इसको छोड़कर इसके डर जाएं और छोड़ दें तो ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ेंगे। एस शोन इन द फिगर, जो क्यूब रखा है वो ऐसे यहां पे रखा है, डरना नहीं है। ठीक है, और ये यहां से दूरी a है और इसकी साइड भी a है, क्यूब की साइड भी a है। बहुत अच्छी बात। इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिए जरा, सी एक्स आई कैप। आई कैप हमारा बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में है, बना दीजिए साहब। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? सी एक्स। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी एक्स
डर नहीं लगता? नहीं लगता, ठीक है। करना क्या है, गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखना था, हो गया। इसके बाद क्या लिखा है, ए क्यूब ऑफ साइड ए इज केप्ट एज शोन इन द फिगर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इस पूरे क्यूब से फ्लक्स निकालिए। बच्चों क्यूब की 6 सरफेसेस हैं, 6 से बारी बारी से निकाले तो फ्लक्स फ्रॉम फर्स्ट सरफेस बराबर फ्लक्स फ्रॉम सेकंड सरफेस बराबर फ्लक्स फ्रॉम थर्ड सरफेस बराबर फ्लक्स फ्रॉम फोर्थ सरफेस, 0। क्योंकि ये हम पिछली क्लासेस में, पिछले वाली वीडियो में बहुत बार देख चुके हैं। पहली सरफेस जो ऊपर वाली सरफेस है उससे फ्लक्स 0, सामने वाली सरफेस से भी फ्लक्स 0, नीचे वाली सरफेस से भी फ्लक्स 0 और पीछे वाली सरफेस से भी फ्लक्स 0। तो ऊपर, सामने, नीचे और पीछे इन चारों सरफेसेस से फ्लक्स 0 होगा। और उसका कारण क्या होगा, फ्लक्स जो होता है वो E डॉट ए होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, एरिया भी है, लेकिन कॉस 90 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 है, क्योंकि ऊपर वाली सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसा होगा, बाहर की तरफ, आउटवार्ड की तरफ ही बनाया जाता है। सामने वाली सरफेस का एरिया ऐसा बाहर होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 है। नीचे वाले का एरिया ऐसा नीचे होगा, एरिया वेक्टर ऐसा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 है। और पीछे वाले का एरिया वेक्टर भी पीछे होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 होने के कारण से चारों से फ्लक्स 0 है, ठीक है। केवल ऐसा जितना भी सवाल आएगा, हर बार हमको लेफ्ट और राइट सरफेसेस से ही फ्लक्स निकालना होगा। ये लेफ्ट सरफेस है और ये राइट सरफेस है। बाकी सारी सरफेसेस का फ्लक्स हर बार 0 होगा। और चूंकि ये हम लोग 10-12 बार लगा के जाएंगे, पेपर के सामने बैठेंगे, तो हमको ये लिखते समय तकलीफ नहीं होगी कि क्या वास्तव में 0 होगा। बहुत बार लगाया है, अगर आप ज़रा भी ध्यान से देखेंगे तो 0 आपको दिख जाएगा। हर बार एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही होगा। चलिए, फ्लक्स फ्रॉम लेफ्ट सरफेस E डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर लेफ्ट सरफेस का इधर बनेगा, राइट सरफेस है ये, उसका बाद में देखेंगे। ऊपर वाले और नीचे वाले को मैं मिटा दूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भीतर की तरफ जा रहा है, एरिया वेक्टर ऐसे है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कॉस 180 E डॉट ए, ई ए कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर और उनके बीच का एंगल कॉस 180। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Cx और एरिया इसका A², क्योंकि साइड A है। कॉस 180 की वैल्यू -1। बच्चों x की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सरफेस, लेफ्ट सरफेस, x कोऑर्डिनेट A है, तो C x की वैल्यू A² और ये चीज माइनस में आएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, माइनस का CA³। ये हो गया फ्लक्स। क्योंकि बच्चों C की वैल्यू नहीं दी थी, 100, 200, 300, 400 कुछ भी दे देना चाहिए था, इसलिए हमारा आंसर C के टर्म्स में आया है, ठीक है। अभी हम राइट सरफेस से भी फ्लक्स निकाल लें। राइट सरफेस से फ्लक्स क्या होगा, लेफ्ट सरफेस से आया है, माइनस का CA³, फ्लक्स फ्रॉम राइट सरफेस E डॉट ए, ई ए कॉस थीटा। चलिए, राइट सरफेस ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको भेदते हुए निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है, तो कॉस 0 हो जाएगा। E की वैल्यू Cx, एरिया A² और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। Cx, x की वैल्यू रखिए, व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सरफेस, 2a, तो C 2a इंटू A², इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये हो गया 2CA³, 2CA³। ये है फ्लक्स फ्रॉम राइट सरफेस। कल बच्चों ऐसा ही हमारा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट था, उससे हम लोगों ने सवाल लगाया था। आज ये क्यूब है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो आप समझते रहिए, अगर आपको ये क्वेश्चन कुछ नया लग रहा हो तो जरूर इसको नोट कर लीजिए। 2CA³। तो पूछा गया है व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, तो आंसर है टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब इज, जोड़ दीजिए 0 + 0 + 0 + 0। मैं हर बार बच्चों से ये कहता हूं कि ये 4 0 लिखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो पूरे क्यूब की बात कर रहे हैं। बेशक आपको पता है कि इन 4 0 को जोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको ये 4 0 लिखने हैं। माइनस का CA³ और प्लस का 2CA³, तो ये 6 सरफेस से फ्लक्स हो गया, और जो आंसर आएगा वो आएगा CA³, ठीक है, बिल्कुल 2CA³
और माइनस का सी ए क्यूब, तो आंसर सी ए क्यूब। ये आ गया टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अगला इसका पार्ट पूछा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड दिस क्यूब। बच्चों चूंकि टोटल फ्लक्स इतना आया है और फ्रॉम गॉस थ्योरम, अगर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करें तो टोटल फ्लक्स होता क्या है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, टोटल फ्लक्स की वैल्यू ये है सी ए क्यूब, हमने अभी निकाला छह सरफेस का जोड़ के, जिसकी वैल्यू क्या हो गई क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई करके हमें पता चल जाएगा कि अंदर चार्ज इसके कितना होगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू आपको नहीं लिखनी है क्योंकि सी और ए की वैल्यू नहीं पता है, तो अकेले इसकी वैल्यू लिख के हम कर भी क्या लेंगे, है ना। बिल्कुल, तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल लगते हैं ऐसे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिलेंडर रख देते हैं, क्यूब रख देते हैं, जो कि एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, इसलिए ऐसे सवाल बहुत सारे अलग अलग तरीके के बन जाते हैं और उससे पूछ लिया जाता है। अगला सवाल है यूजिंग गॉस लॉ, गॉस थ्योरम को अप्लाई करके ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाला है। ऑफ सेल ऑफ रेडियस आर, सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चार्ज्ड सेल खोखला है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेल ऑफ रेडियस आर। कहां निकालना है, तो ये पूछ रहे हैं कि हर जगह निकालना है, आउटसाइड, ऑन द और इनसाइड, तीनों पॉइंट पर, है ना। हम लोगों ने तीनों जगह पे डेरिवेशन किया है। आउटसाइड यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, ऑन द सेल यहां पर भी बताइए, और इनसाइड भीतर भी बताइए। चलिए मान लीजिए पी पॉइंट ये है और सेंटर से इस पी पॉइंट की दूरी स्मॉल आर है और आपको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इस पी पॉइंट से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और आप बोलेंगे कि फ्रॉम गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है पूरा, तो इसकी वैल्यू आप लिख दीजिए। मान लीजिए चार्ज की वैल्यू क्यू है, तो टोटल फ्लक्स यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर आ जाएगा क्योंकि ई की वैल्यू ही तो हमें निकालनी है ना। इसको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके क्रॉस कर रहा होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों जो यहां पर हमारा चिप्स होता है जिससे हम फ्लक्स देखते हैं, ठीक है, हाँ, वो जो एक बारीकियत होती है कि अब चूंकि ये पहली बार नहीं हो रहा ना, इसलिए, अन्यथा इसको बहुत बारीकी से कंसीडर ए स्मॉल एरिया एंड द फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एरिया, ये सब बातें हम लोग पूरी मैंने किए हैं। तो और ये आज आखिरी क्लास है। कल से हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, पोटेंशियल्स और कैपेसिटेंस के ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बचा हुआ हिस्सा। इस चैप्टर में हम लोगों ने फील्ड और फ्लक्स के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की, और अभी जो चल रहा है उसको हम बोलते हैं रिवीजन। तो इससे जो फ्लक्स है वो क्या हो गया, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम लिखिए, ई बाहर निकाला। बच्चों यहाँ पे जो डी ए होगा उसका इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा पूरा 4 पाई आर स्क्वायर। जिन बच्चों को ये बिल्कुल नया लग रहा हो कि इस डी ए कहाँ है और उसका क्या इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर कैसे हो जाता है, तो वो अब थोड़ा सा रुक जाएं, सेकेंड चैप्टर से पढ़ने का प्रयास करें क्योंकि बहुत कुछ पूरा महीने में हम लोग पढ़े हैं। तो ई की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लोग बनावटी रूप में लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो कि एक पॉइंट चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही बिगड़े हुए रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छी बात है, गॉस थ्योरम से हम लोगों ने ये निकाला था। ठीक है, डेरिवेशन है तो रफ्तार में बस आपको दिखाएंगे, सर 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 सर, डेरिवेशन खत्म हो गया। आप बस उसको देखिए और इतना स्पीड में दिखाएंगे कि आपको याद आ जाए कि हाँ ऐसा हमने किया था। सारे स्टेप्स करके नहीं दिखाएंगे। लेट पॉइंट पी हियर ऑन द सरफेस। तो ऑन द सरफेस पे अगर पॉइंट पी है तो उस पी पॉइंट पर आपको एक गॉसियन सरफेस बनानी है,
जस्ट बाहर गॉसियन सरफेस बनाइए, जस्ट बाहर गॉसियन सरफेस बनाइए और लिखिए टोटल फ्लक्स यानी E डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रेशन फ्रॉम, इस पूरी सरफेस से फ्लक्स मिल जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E बाहर निकालिए, डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी कैपिटल R है, रेडियस के बराबर है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। कोई नया सवाल आता है तो हम उसको सॉल्व करते हैं। डेरिवेशंस बच्चों आप लगाकर जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके स्कूल में डेरिवेशंस पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, लेकिन बोर्ड में उतना नहीं पूछे जाते। अंदर भी है इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर हम लोगों ने कैसे निकाला था, ये पूरा का पूरा चार्ज है जो कि आउटर स्किन पे है, आउटर स्किन पे है। आउटर स्किन पर क्यों होता है, उसका कारण क्या है, जब भी हम किसी मेटल के ऑब्जेक्ट पर चार्ज देते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रक्चर का हो, वो चार्ज हमेशा आउटर स्किन पे ही जाता है। उसका कारण ये है कि जो चार्जेस हैं वो आपस में रिपेल कर रहे होंगे, और ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन वो जितना दूर जाना चाहते हैं उतना दूर जाएंगे, तो वो आउटर स्किन पर ही रिसाइड करेंगे। ओके, लेट आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप गॉसियन सरफेस बनाइए R रेडियस की, और हम क्या लिखेंगे, जो फ्लक्स है थ्रू आवर गॉसियन सरफेस, इस सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हम सबको पता है कि हमारी गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, सारा का सारा चार्ज गॉसियन सरफेस से बाहर है, तो इस चार्ज की वैल्यू 0 हो गई, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो सेल का जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला वो किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पर अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, क्योंकि नीचे ये भी बोला गया है कि ग्राफ बनाइए, तो आंसर आएगा कि सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 रहता है। अभी हमने देखा था अंदर पॉइंट P था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आई थी। किस प्रकार से डिराइव किया गया वो आप ध्यान रखिए, और सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से वेरी करता है 1/r स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, तो अगर आपको सिंबॉलिकली यहां पर सेल बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एक्सिस पर और इस एक्सिस पर R है, ठीक है, और अगर आपको सेल बनाना है, वैसे मैं इजाज़त नहीं देता ये करने की, ये करना भी नहीं चाहिए, ग्राफ में सेल नहीं बनाना चाहिए, तो इस प्रकार से। ठीक है, सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस पर पहुंचते ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, R इज द रेडियस ऑफ सेल, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर के हिसाब से वो इलेक्ट्रिक फील्ड गिरता जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, सेल ना ही बनाइए, सेल बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। अगला सवाल है, यूज गॉस लॉ डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल शीट्स विथ सरफेस चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा रेस्पेक्टिवली। गॉस लॉ का यूज करते हुए दो प्लेट्स हैं, एक की डेंसिटी प्लस सिग्मा है और दूसरे की डेंसिटी माइनस सिग्मा है, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कीजिए। बच्चों हम लोगों ने जो गॉस थ्योरम से डेरिवेशन देखा था, कल की क्लास में देखा था, प्लेट वाला, उसमें एक प्लेट का था। आपको हमेशा एक प्लेट को लेकर ही डेरिवेशन करना है गॉस थ्योरम से, और एक प्लेट का जो रिजल्ट आया था वो मैं लिख दूं, वो रिजल्ट ये आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जब आप एक प्लेट का डेरिवेशन का रिजल्ट लिख लेंगे, उसके बाद आप दो प्लेट बनाएंगे, और फिर चूंकि आप ये रिजल्ट गॉस थ्योरम से ही निकाल के लाए हैं, तो यहाँ पर गॉस थ्योरम अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे, लिखेंगे कि प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस प्लेट का इधर होगा क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, और इस प्लेट का इधर होगा क्योंकि ये निगेटिव प्लेट है, इसलिए टुवर्ड्स द प्लेट, और चूंकि ये पॉजिटिव प्लेट है इसलिए अवे फ्रॉम द प्लेट। ये हो गया E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 प्लस E2 यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
आंसर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आता है आंसर हमारा प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका। ठीक है बच्चों, चूंकि ये डेरिवेशंस वाली बातें हैं 5 नंबर में, चूंकि आखिरी सवाल चल रहे हैं तो ये डेरिवेशंस ही पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, इसलिए हम थोड़ा रफ्तार में चल रहे हैं। ए पॉइंट चार्ज स्मॉल q इज केप्ट एट द विसिनिटी ऑफ अनचार्ज मेटेलिक प्लेट। तीसरी बार आया है ये, अनचार्ज मेटेलिक प्लेट के पास में यानी विसिनिटी एक चार्ज रखा है स्मॉल q। स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम है हमारा, इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइए। बच्चों क्या होगा, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज है तो ये एक मेटल की प्लेट में इंडक्शन करेगा और निगेटिव चार्ज एक तरफ इंड्यूस कर देगा, पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ इंड्यूस कर देगा। असल में क्या होगा वो भी कहानी हम आपको बता चुके हैं, हकीकत में वो सेकंड चैप्टर में आएगी, तो उसको खोल कर उसके भीतर जितना घुस सकते हैं उतना भीतर घुसेंगे, अभी नहीं। अभी तो हम केवल इतना बताएंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को, इस मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेगा, तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होने लगेंगे, एक तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ओके, सो डायग्राम हमारा ऐसे बनेगा। रफ्तार में थोड़ा सा चल रहे हैं। पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, नेगेटिव के अंदर जाएगा। डायग्राम बनाते समय ध्यान रखें कि ये परपेंडिकुलर गिरे और यहाँ से परपेंडिकुलर ही निकले। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, जो कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनानी है। ठीक है, 0 अंदर 0। अगला है स्टेज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ क्या है? टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनसाइड द सरफेस। यूजिंग दिस लॉ डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फील्ड ऑफ प्लेन सीट। प्लेन सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। तो ये डेरिवेशन है बच्चों, हम लोगों ने इसको बहुत बार किया है, फिर से एक बार आपको सुंघा देते हैं, केवल आप क्योंकि बहुत तेजी से कर रहे हैं। ये हमारा गॉसियन सरफेस है, सर्र से अंदर से पेनिट्रेट करते हुए इधर उधर चला गया है हमारा सिलेंडर। ठीक है, इसका एरिया आप ए माने, इसका एरिया ए माने। गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम क्या कहती है हमारी? टोटल फ्लक्स थ्रू आवर सिलेंडर या टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स होगा क्या? इस लेटरल सरफेस से फ्लक्स 0 होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रहा होगा, प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रहा होगा। लेटरल सरफेस पे जो एरिया वेक्टर बनेगा वो ऐसा बनेगा, है ना? एरिया वेक्टर हमेशा कैसे बनता है? आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होने के कारण से लेटरल सरफेसेस पर फ्लक्स 0 होगा, जबकि जो डिस्क है सिलेंडर की, इस वाली डिस्क से एरिया वेक्टर ऐसा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, तो फ्लक्स की वैल्यू होगी EA, और इस वाली डिस्क से भी एरिया वेक्टर ऐसा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, फ्लक्स की वैल्यू होगी EA। तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा आपका EA प्लस 0। ये तीनों सरफेसेस काउंट कर लिए हमने। EA यानी इससे फ्लक्स, EA यानी इससे फ्लक्स, और लेटर सरफेस से 0 इज इक्वल टू, बच्चे ये ना कहें बहुत जल्दी करा रहे, बात क्या है। चलिए, तो EA 2EA इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी Q इनसाइड अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एरिया इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप डेराइव कर सकते हैं अपने इनफाइनाइट प्लेट सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब आंसर आएगा तो उसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑन R। प्लेट से कितनी दूरी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं ये इस बात पर निर्भर नहीं करेगा। आप कितनी भी दूरी पर देखिए, आंसर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से आगे बढ़ूं। 5 नंबर के सवाल मेरी किताब के हिसाब से। तो बहुत सारे बच्चे चैप्टर वाइज अपने घर पे लगा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो चैप्टर वाइज अपने घर पे नहीं भी लगा रहे होंगे, वो बात के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, हर क्लास में हर प्रकार के बच्चे होते हैं, परंतु अगर आप बात के लिए छोड़ेंगे तो मैं आपको पहले भी आगाह कर चुका हूँ, बाद में आपकी मैथ और केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज चल रही होगी तो आपका फोकस उधर भी होगा इधर भी होगा, तो फिर आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। और चूँकि आप पहली बार 12th में आए हैं तो मुझे पता है कि आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए दिसंबर आते आते फिजिक्स की चैप्टर वाइज
पूरी कंप्लीटली आपको आ जाए तो एक स्ट्रेस, एक प्रेशर आपके ऊपर से उतर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का सवाल, यूज गॉस थ्योरम्स टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म इनफाइनाइट लार्ज थिन प्लेट। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी डिराइव किया था। दूसरा पार्ट इसका क्या है, एन इनफाइनाइटली लार्ज थिन प्लेट सीट हैज डेंसिटी प्लस सिग्मा, चार्ज की डेंसिटी सिग्मा है, चार्ज की डेंसिटी प्लस सिग्मा है। हाँ, क्या करना चाहते हो, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर अमाउंट ऑफ वर्क डन। बच्चों वर्क डन यानी इसका दूसरा पार्ट हमारा चैप्टर 2 में चला गया, क्योंकि वर्क डन जो है वो हम चैप्टर 2 में ही पढ़ेंगे। अच्छा, किसका था सवाल, तो मैंने पूरा पढ़ा नहीं। असल में था क्या, एक प्लेट है, इसके सामने एक स्मॉल पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से इस प्लेट के पास लेके आ रहे हैं। अब जब आप एक पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेट के पास लेके आएंगे, ये प्लेट भी पॉजिटिव है, तो क्या ये प्लेट उसको आने देगी? आंसर है नहीं, वो रिपेल करेगी। और फिर हम जबरदस्ती लेके आएंगे, चलो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को जबरदस्ती लेके आएंगे, हमको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। वही वर्क डन पूछा गया था कि पॉजिटिव प्लेट के पास एक चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क बच्चों हम चैप्टर 2 में डिराइव करेंगे, ठीक है। फोर्स हमने चैप्टर 1 में डिराइव किया था। 32वां सवाल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P कंसिस्ट 2 चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 2a। अच्छी बात है, डाइपोल में 2 ही चार्ज होते हैं, उनके बीच का सेपरेशन 2a ही होता है। डिड्यूस मतलब डेरिवेशन है, द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। डेराइव कीजिए एक्सियल लाइन का डेरिवेशन। तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेराइव करते थे, ये भी चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q है, ये माइनस का Q है। सेंटर से R दूरी पर एक पॉइंट P होता था, इस P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डेराइव करते थे। कैसे डेराइव करते थे, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं। पहले इस चार्ज का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, कितना होगा, दूरी क्या है R प्लस A, क्योंकि ये 2a है तो A और A हो जाएगा, बीचा बीच से आधा आधा A और A, R प्लस A। इस चार्ज से दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस A। तो दोनों चार्जेस का यहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और असल बात यह है कि दोनों चार्जेस का अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आता था, अगर आपको याद हो तो E1 माइनस E2 हम घटा देते थे, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, मान लीजिए पॉइंट P यहां पे है, और इस नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, चार्ज की तरफ और चार्ज से बाहर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों में से बड़े में से छोटा घटा के हम निकाल लेते हैं। कुछ नहीं करना होता है, एलसीएम लेना होता है और हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये 2.5 नंबर में पूछा गया है डेरिवेशन एक्सिस वाला। अच्छी बात है। इसका दूसरा पार्ट देखिए क्या है, गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी रीजन में 2x i कैप, 2x i कैप देखकर ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं। आपको डायग्राम बनाना जरूर आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में है, x एक्सिस की तरफ है, ठीक है। अब हम i कैप हटा देते हैं, क्योंकि i कैप हमें केवल डायरेक्शन बताता है। फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट। फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट। फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ये क्यूब है, ठीक है। 2015 में ये पूछा गया है, आपकी किताब में भी ये होगा, एंड द चार्ज इन दिस क्यूब। तो अच्छी बात है बच्चों, इस क्यूब में 6 सरफेसेस हैं, 6 सरफेस का अलग अलग निकालेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x डायरेक्शन में है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं φ1 φ2 φ3 φ4 बराबर 0। इन चारों सरफेसेस से फ्लक्स 0 होगा, जिसमें पहली सरफेस ऊपर वाली है, दूसरी सरफेस सामने वाली है, तीसरी सरफेस नीचे वाली है, चौथी सरफेस पीछे वाली है। तो ऊपर वाली सरफेस का इस वाली सरफेस से, इस वाली सरफेस से और पीछे वाली सरफेस से, चारों सरफेस से 0 0 0 0 फ्लक्स है, ठीक है।
कारण क्या है, फ्लक्स तो E डॉट ए होता है, यानी ई ए कॉस थीटा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस नहीं कर रहा? कर रहा है। एरिया वेक्टर देखिए इनका, ऊपर की तरफ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ cos 90, जीरो फ्लक्स। इसका एरिया वेक्टर सामने की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ cos 90, जीरो। ठीक है, तो इन चारों सरफेस से जीरो होता है एज यूजुअल, हर बार की तरह। अब लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस, दो सरफेसेस हैं हमारे सामने, इन्हीं दोनों से बारी बारी से निकालते हैं। फ्लक्स थ्रू लेफ्ट सरफेस E डॉट ए, ई ए कॉस थीटा। एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो लेफ्ट सरफेस से ई ए कॉस 180। केवल लेफ्ट सरफेस पे अपना फोकस रखिए, केवल लेफ्ट वाली सरफेस देखिए, ये वाली लेफ्ट है और ये राइट है। तो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, cos 180। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2x। अच्छा, पिछली बार हमने सवाल लगाया था उसमें cx था, c की वैल्यू नहीं दी थी, इसमें 2x है। एरिया साइड a दी गई है a, अगर साइड a है तो फिर एरिया हो जाएगा a स्क्वायर, cos 180 की वैल्यू -1। व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ लेफ्ट सरफेस? बच्चों 0, क्योंकि क्यूब इस प्रकार से रखा गया है कि लेफ्ट सरफेस ओरिजिन पर है। ठीक है, उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब लेफ्ट सरफेस से भी फ्लक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी तक जो हम सवाल लगाते थे उसमें क्यूब थोड़ा सा इधर रखा होता था, अब क्यूब ऐसे रखा है तो लेफ्ट सरफेस का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 हो गया, इस कारण से ये भी फ्लक्स 0। राइट सरफेस से फ्लक्स निकालते हैं, E डॉट ए, ई ए कॉस थीटा। एरिया वेक्टर ऐसा बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, तो cos 0, E की वैल्यू लिखिए 2x, एरिया a स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू 1। व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ राइट सरफेस? a, 2a इंटू ए स्क्वायर, यानी 2a क्यूब। तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया? 0 0 0 0 और लेफ्ट वाला भी 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2a क्यूब, यानी टोटल फ्लक्स हो जाएगा 2a क्यूब। ठीक है, ये आपका इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट है फाइंड द नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब। तो टोटल फ्लक्स को हम किसके सामने रख देंगे? फ्रॉम गॉस लॉ, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर कितना चार्ज होगा, एप्सिलॉन नॉट का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा इसके अंदर चार्ज की वैल्यू क्या है। क्या वैल्यू आएगी? 2a क्यूब एप्सिलॉन नॉट, 2a क्यूब एप्सिलॉन नॉट कूलॉम्ब। ठीक है बच्चों, अच्छी बात है। तो ऐसे ही सवाल आपकी किताब में भी होंगे, एक दो सवाल जरूर आपकी किताब में एक्स्ट्रा होंगे। तो अगर वो नया हो तो हमसे ज़रूर पूछ लीजिए, वैसे नया नहीं होगा क्योंकि आपके पास जो बुक है वो मैंने लास्ट ईयर अभी अभी सॉल्व कराई हुई है। अगला सवाल, डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बताइए। राइट इट्स ऐसा यूनिट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर कूलॉम्ब मीटर स्क्वायर। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is true for any closed surface no matter what is the shape and size. Justify this statement with the help of example. Gauss law किसी भी closed surface के लिए true है, सही है। ठीक है, इस सेंटेंस को प्रूव करिए एग्जाम्पल के साथ। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें एक चार्ज लेंगे, मान लीजिए हमने चार्ज लिया Q, और एक बहुत छोटी सी सरफेस लेंगे जिसकी रेडियस R होगी, गॉसियन सरफेस। इससे फ्लक्स देखेंगे, फिर हम वही चार्ज लेंगे और जो रेडियस होगी गॉसियन सरफेस की, उसकी रेडियस 2r ले लेंगे और कहेंगे कि फ्रॉम गॉस थ्योरम फ्लक्स इज q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे फ्लक्स देखेंगे, गॉस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। एक बार हमने रेडियस r ले लिए, एक बार रेडियस 2r ले ली है, गॉसियन सरफेस की रेडियस। ठीक है, फ्लक्स इससे भी निकालेंगे, फ्लक्स इससे भी निकालेंगे और दोनों से फ्लक्स सेम आएगा। ये इसकी सरफेस पर डिपेंड ही नहीं करता कि क्या सरफेस बड़ी है छोटी है क्या है। इससे होगा, हम लिखेंगे टोटल फ्लक्स इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज, यानी फ्लक्स की वैल्यू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गई। इससे होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज, इसमें भी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया टोटल फ्लक्स। कह देंगे दोनों का फ्लक्स सेम आ रहा है,
नो मैटर कि ये रेडियस इसकी कितनी है, 2r है या r है। ठीक है, तो दोनों से फ्लक्स सेम आ रहा है। बड़े आराम से आप इसको चित्र बना के समझा सकते हैं। ठीक है, कभी कभार बच्चा क्या करता है कि गॉस थ्योरम का प्रूव करने लगता है कि हम प्रूव करके बताएंगे इससे क्या होगा। तो गॉस थ्योरम का प्रूव नहीं पूछा है, प्रूव आपकी कॉपी में लिखा जरूर होगा, ठीक है, लेकिन गॉस थ्योरम का प्रूव नहीं पूछा। इससे भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इससे भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस पर डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स। अगला, यूज गॉस लॉ टू प्रूव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल इज जीरो। अच्छा, यूज गॉस लॉ टू प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल जीरो होता है, गॉस थ्योरम से इसको प्रूव करिए। तो एक सेल बनाएंगे जिसमें चार्ज Q करेंगे और कहेंगे क्योंकि ये मेटेलिक सेल है तो चार्ज कहां पे होगा, आउटर स्किन पे होगा। और यही बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि चार्ज आउटर स्किन पे रहता है। लेट अस फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे और कहेंगे कि फ्रॉम गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स यानी E डॉट dA का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसके अंदर चार्ज कितना है, जीरो, क्योंकि सारा का सारा चार्ज बाहर ही है। तो आंसर आ जाएगा E बराबर जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगा। हम लोगों ने ये प्रूव बहुत बार किया हुआ है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें पूछी जा रही हैं, बस जब तक हम पढ़ते नहीं हैं सवाल तब तक हमें वो सवाल कठिन लगता है, और जिस क्षण हम सवाल पढ़ लेते हैं सवाल उसी पल खत्म हो जाता है। हमको खत्म करने का प्रयास भी नहीं करना पड़ता। अगर हम ध्यान से चैप्टर पढ़े हैं तो हमको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं फिर से बोल दूं, हार्ड वर्क नामक कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप शुरुआत से पढ़ेंगे, एक घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटा कोई हार्ड वर्क नहीं होता है, और आप टॉप करेंगे। जितना नंबर आपने सोचा है उससे ज़्यादा ही आएगा अगर आप 1 घंटा रोज पढ़ेंगे। इसका मतलब हार्ड वर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए अगला सवाल जल्दी से करते हैं। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन द डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड E। 34वां सवाल है मेरी किताब के हिसाब से। डाइपोल इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E, इस पर टॉर्क को डिराइव करना है। हम बोलेंगे व्हेन ए डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा QE और इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा माइनस का QE। इन फोर्सेस के कारण से ये डाइपोल टर्न हो जाएगा, डाइपोल पे टॉर्क लगेगा और टॉर्क की वैल्यू होगी R क्रॉस F। 11th क्लास में फोर्स की वैल्यू QE है, चाहे ये वाला फोर्स देख लीजिए चाहे ये वाला फोर्स देख लीजिए। R इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किनके बीच की, फोर्सेस के बीच की। तो एक फोर्स आपका इस लाइन पे है और एक फोर्स आपका इस लाइन पे है, तो ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ठीक है, ये फोर्सेस की लाइन है। अगर ये दूरी 2a है और ये एंगल थीटा है तो ये 2a का कॉस हो जाएगा और ये सामने वाला 2a का साइन हो जाएगा। तो 2a साइन थीटा। बच्चों इसको हम बहुत बार ड्राइव कर चुके हैं। Q इंटू 2a क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। P E साइन थीटा, तो रफ्तार में आते हैं P E साइन थीटा इज द आंसर। ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप भी अपनी किताब के क्वेश्चंस पढ़िए और उड़ाते जाइए, आपको भी अच्छा लगेगा। अगला सवाल है कंसेंट्रिक, जो 2 स्फीयर्स बने हैं, एक स्फीयर है S1 और एक स्फीयर है S2। इसके अंदर चार्ज 2Q है और यहाँ पे चार्ज 4Q रखा हुआ है। बच्चों कल की क्लास में भी हम लोगों ने, कल या परसों की क्लास में ऐसे सवाल लगाए थे, काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट किया गया सवाल है। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैम। रेशियो निकालिए फ्लक्स का, S1 से कितना है निकल रहा है और S2 से फ्लक्स कितना निकल रहा है। बच्चों S1 से फ्लक्स निकलेगा 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो ये क्लोज सरफेस है, इससे फ्लक्स क्या होगा 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और S2 से फ्लक्स क्या होगा 6Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर 6Q चार्ज है, 4 के साथ साथ 2 भी है। तो फ्लक्स फ्रॉम S1 फ्लक्स फ्रॉम S2 क्या हो जाएगा 6Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब आप फ्लक्स का रेशियो निकालेंगे तो ये सब कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1:3। ठीक है, अगला
हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 चेंजेस इफ द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस इनसाइड द स्पेस S1 इन प्लेस ऑफ एयर। एयर की जगह S1 में अगर हम उसका मीडियम चेंज कर दें तो S1 का फ्लक्स यानी H2 हम मिटाल दें, इसका कोई मतलब नहीं। एयर की जगह अगर हम इसमें कोई मीडियम भर दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो इस S1 से फ्लक्स कैसे चेंज हो जाएगा। बच्चों पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकल रहा होगा वो हवा से जाते हुए इसको पेनिट्रेट कर रहा होगा, अब किसी और मीडियम से पास होके इसको ऐसे पेनिट्रेट करेगा तो फ्लक्स में चेंजमेंट तो आएगा, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन होता है। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, अब एप्सिलॉन m लिखेंगे। टोटल फ्लक्स जो गॉस थ्योरम हमारी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन m हो जाएगा। एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, क्योंकि यहाँ पे एयर नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एयर होता है इसलिए बच्चे याद कर लेते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस मीडियम की परमिटिविटी होगी क्या बच्चों? रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो मीडियम की परमिटिविटी क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन r में मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी एप्सिलॉन r को k भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अगर हम चाहें तो इसको k भी लिख लें, कैपिटल K। ठीक है, तो पहले इस S1 से क्या फ्लक्स था? जब यहां पे एयर थी तब फ्लक्स था 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अब हो गया है 2Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से वो चेंज हो गया है, फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा, नीचे K है इसलिए। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का जो भी होगा। अगला सवाल क्या है? यूजिंग गॉस लॉ डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। सेल का डेरिवेशन करना है बच्चों, आप लोग कर लोगे, और सेल का डेरिवेशन के बाद इसमें आउटसाइड इनसाइड दोनों जगह पर निकालना है, आउटसाइड इनसाइड ऊपर तीनों जगह पे, और ग्राफ भी बनाना है। ये हर बार ग्राफ भी बनवाते हैं। अगला है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एसआई यूनिट क्या होती है फ्लक्स की? न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। यहाँ पे एक चार्ज है Q और मेटल का सेल है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा। एक मेटल के सेल के सेंटर पर एक चार्ज रखा है Q। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 एंड P2। बच्चों ये मेटल का शेल है, ये पूरा मेटल का शेल है, ये मेटल है, और अगर P2 पॉइंट मेटल के अंदर है तो P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा 0। P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? गॉस थ्योरम बनाएंगे, गॉसियन सरफेस, तो हमको पता चल जाएगा जो फ्लक्स होगा गॉस थ्योरम के अनुसार वो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर चार्ज की वैल्यू क्या है? Q, तो Q लिख दीजिए, E बाहर निकालिए, E, इस DA का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये दूरी R मान लीजिए, 4 पाई R स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यानी जो एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इससे R दूरी पर। ठीक है, बिल्कुल। इस P2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्योंकि वो मेटल के अंदर है। एक कारण ये भी है, अगर आप गॉस थ्योरम से प्रूव करना चाहते हैं तो भी P2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा, क्योंकि इंडक्शन के कारण बच्चों यहां पर कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? माइनस का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और यहां पर कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? इंडक्शन के कारण प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो अगर आप P2 से जाता हुआ कोई गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? प्लस का चार्ज भी है और माइनस का चार्ज भी है, तो अंदर नेट चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। Q की वैल्यू 0 होने के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। इस बात को हम लोग पहले भी प्रूव कर चुके हैं लॉजिकली बहुत बार। चलिए बच्चों, मेरे हिसाब से आगे के जो क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चंस मैं छोड़ दे रहा आपके लिए। 100% वो सारे के सारे डेरिवेशन है। ठीक है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेराइव करिए, सीट का डेराइव करिए, सेल का डेराइव करिए, थ्रेड का डेराइव करिए, वही है 2-3 सवाल। ठीक है,
37वां और 38वां, मैं अपनी किताब के 2 सवाल छोड़ रहा हूँ आपके लिए। आपकी किताब में भी 1-2 सवाल होंगे, तो आप उन सवालों को बनाइए। अगर कोई समस्या आ रही है तो हमसे ज़रूर पूछिए। बच्चों मेहनत कीजिए, सारे सवाल जब आप अपनी किताब में देखेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे। और अगर कोई ऐसा सवाल है जो आप नहीं बना पा रहे तो पूछिए ज़रूर। कुछ बच्चे ही पूछते हैं, सारे बच्चे नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते उसका अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं मिला है, पैसे तो सारे लोग बराबर देते हैं। तो सभी लोग मेहनत करें और चैप्टर वाइज अच्छे से लगाएं, ठीक है। साथ साथ अगर आप लगाएंगे तो यकीन मानिए आप बोर्ड में बहुत अच्छा करेंगे। मिनिमम अगर आपका पेपर बहुत खराब होता है तो आपके 96-97 नंबर आएंगे। चैप्टर वाइज अगर आप लगाएंगे शुरुआत से तो, और अमूमन बच्चों के 95-96 नंबर तो आ ही जाते हैं बहुत आराम से, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। कल हम लोग चैप्टर 2 अपना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर 2, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से हम अपना नई जर्नी स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर में हमने जो भी कुछ पढ़ा है पूरा आज रिवाइज करिए, सोइए, ठीक है। क्योंकि आप चैप्टर वाइज लगा रहे हैं तो आपका रिवीजन तो बहुत बार हो ही गया होगा, सारे डेरिवेशन रिवाइज हो गए होंगे और क्वेश्चंस भी आपने काफ़ी सारे लगा ही लिए हैं। बाकी की बातें हम चैप्टर 2 में आगे बढ़ाएंगे, नई नई बातें, ठीक है। सुरक्षित रहिए, घर के अंदर रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।